गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में, थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में। ठीक है, इसका पार्ट 1 है। तो पिछले क्लास में हमने देखा था अंतर्जात और बहिर्जात शक्तियाँ क्या होती हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा वलन फॉल्ट के बारे में। आज हम देखेंगे कि महाद्वीपों का निर्माण हुआ कैसे है। तो देखो, महाद्वीप और महासागरों का निर्माण है ना, उसके समझने के लिए बहुत सी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई हैं। इन परिकल्पनाओं में जो प्रमुख हैं वो हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जो है आपका अल्फ्रेड वेगनर द्वारा प्रस्तुत, और दूसरा है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जिसमें बहुत से लोगों का योगदान है, जिसमें विशेषकर है टूजो विल्सन और एक है डब्ल्यू.जे. मॉर्गन, जिन्होंने लगभग 1965-1967 के आसपास ये सिद्धांत प्रतिपादित किया। उसमें बहुत सा मॉडिफिकेशन बाद में हुआ, रिमोट सेंसिंग के आने के बाद में। और जो 1912 में ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया गया वेगनर के द्वारा, तो हम इन्हें पढ़ेंगे। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि ऐतिहासिक रूप से जो महाद्वीप और महासागरों की जो उत्पत्ति है उसके विषय में जो परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई उनमें कौन कौन सी हैं। तो आप देखोगे कि महाद्वीपीय प्रवाह के बारे में सबसे पहले 1596 में एक डच कार्टोग्राफर हुए थे, अब्राहम ओर्टेलियस। इन्होंने इस संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका कोई टाइम पर एक ही जगह पे एक ही भाग या महाद्वीप का हिस्सा थे। ठीक है। अब उसके बाद में 1858 में एंटोनियो स्नाइडर, उन्होंने एक मैप बनाया। उस मैप में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये तीनों महाद्वीप है ना, अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, इनको जोड़ के एक मैप बनाया और कहा कि कभी ये सारे भाग ऐसे ही जुड़े हुए थे। लेकिन उनको उस समय पे कुछ ज़्यादा मान्यता मिल नहीं पाई। इसके बाद में टेलर ने महाद्वीपीय प्रवाह की परिकल्पना दी। F.B. टेलर जो अमेरिका के थे, उन्होंने 1910 में क्या कहा, उन्होंने 1910 में बताया कि जो टर्शरी युग थे उस समय के जो वलित पर्वत थे, ऑल्प्स, हिमालय, ये सब, इनका वो वितरण समझाना चाह रहे थे। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि महाद्वीपों में क्षैतिज विस्थापन हुआ है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। इसी को महाद्वीपीय प्रवाह इन्होंने कहा और 1910 में ये परिकल्पना आई। इन्होंने जो प्रवाह बताया उसमें प्रवाह की दिशा को इन्होंने विषुवत रेखा और पश्चिम की ओर माना। एक विषुवत रेखा की तरफ गमन कर रहे हैं और दूसरा वो पश्चिम की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन इस मत को भी मान्यता ज़्यादा मिल नहीं पाई। लगभग ऐसे ही विचार अल्फ्रेड वेगनर द्वारा दिए गए, लेकिन उनके विचारों को आगे चलकर काफ़ी मान्यता मिली। उसका कारण था कि उन्होंने अपने जो सिद्धांत थे उसके पक्ष में बहुत से प्रमाण प्रस्तुत किए, बहुत से साक्ष्य प्रस्तुत किए, एविडेंसेस प्रस्तुत किए। तो इसको देखते हैं हम डिटेल में। देखिए, 1912 में जर्मन जलवायुवेत्ता थे, ये क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे बेसिकली। उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इसके माध्यम से क्या समझाना चाहते थे, इसके माध्यम से समझाना चाहते थे कि जो भूगर्भिक इतिहास है उसमें जलवायु परिवर्तन कैसे हुए हैं, ओवर द पीरियड कैसे जलवायु में परिवर्तन आया है। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, इन्होंने देखा था कि भूमंडल पर अनेक क्षेत्रों में ऐसे भूगर्भिक प्रमाण मिले हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि एक ही स्थान पर जलवायु में समय समय पर परिवर्तन हुए हैं। मतलब जैसे ये कोई भाग है विश्व का, तो यहाँ पे ये देखते हैं कि एक ही जगह पर यहाँ पर जलवायु, जैसे कभी उष्णकटिबंधीय जलवायु आ रही है, कभी यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय है, कभी यहाँ पे उपोष्ण कटिबंधीय है। तो मतलब जलवायु में परिवर्तन एक ही जगह पर देखने को मिलते हैं। अब वो एक जगह में परिवर्तन देखने को मिलते हैं, उसका क्या मतलब हो सकता है? देखो, उसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला, या तो जलवायु कटिबंधों का स्थानांतरण हुआ हो, और दूसरा हो सकता है कि वो स्थल भाग का स्थानांतरण हुआ हो। अब पहली कंडीशन, यदि जलवायु कटिबंधों का स्थानांतरण हुआ हो, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रतीत होता है, क्योंकि जलवायु कटिबंधों के स्थानांतरण के लिए सूर्य की अवस्थिति और गति को परिवर्तित होना पड़ेगा, जो निकट भविष्य में नहीं हुई है। दूसरा जो ऑप्शन है कि स्थल भागों का स्थानांतरण हुआ होगा, वो थोड़ा फिजिबल या सही प्रतीत होता है। ठीक है। तो इस आधार पर इन्होंने बताया कि कार्बोनिफेरस युग जब था, कार्बोनिफेरस युग में सभी महाद्वीप एक ही भूखंड का हिस्सा थे, एक ही भाग थे वो, और इस भाग को उन्होंने कहा सुपर कॉन्टिनेंट या पेंजिया।
ये एक सुपर कॉन्टिनेंट या महाद्वीप था, विशाल महाद्वीप था, उसको उन्होंने नाम दिया पेंजिया। पेंजिया का यदि आप लिटरल मीनिंग लोगे तो एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी। मतलब जब पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप था तो उसको उन्होंने कहा पेंजिया। पेंजिया एक विशाल महासागर से घिरा हुआ था कार्बोनिफेरस काल में। उस महासागर को कहा जाता था पेंथालासा, और पेंथालासा का मतलब है सर्वत्र जल। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत से परिकल्पनाएं की, कल्पना की। क्या की कि वेगनर ने कल्पना भी की कि कार्बोनिफेरस काल में जो दक्षिणी ध्रुव था वो दक्षिण अफ्रीका तट के निकट अवस्थित था और उत्तरी ध्रुव प्रशांत महासागर में अवस्थित था। मतलब ध्रुवीय जो स्थिति है वो भी उस समय पर भिन्न थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इन्होंने देखो भू संतुलन सिद्धांत का सहारा लिया और उसके आधार पर बताया कि महाद्वीपीय भाग हैं, जो कॉन्टिनेंटल पार्ट है वो सियाल का बना हुआ है जिसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता है, और वो इसके जस्ट नीचे जो स्थित है सीमा, उसके ऊपर प्रवाहित हो रहा है। मतलब जो ऊपरी भाग है पृथ्वी का वो बना हुआ है सियाल से, और ये इसका जो निचले वाला भाग है उसके ऊपर ये फ्लो हो रहा है, इसमें प्रवाह हो रहा है। ठीक है। तो दृढ़ भाग सियाल है और नीचे वाला जो अर्ध गलित अवस्था में है सीमा, उसके ऊपर सियाल मूव कर रही है। पेंजिया के बारे में एक बार देख लेते हैं। देखिए अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार लगभग 300 मिलियन साल पहले पेंजिया एक वृहद जलराशि पेंथालासा से घिरा हुआ था। जो सब सारा संपूर्ण जो ये महाद्वीप था इसको कहते हैं पेंजिया, और ये घिरा हुआ था पेंथालासा से। और ये पेंजिया है, इसमें पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा के कारण, आंतरिक ऊष्मा कहाँ से आती है? आंतरिक ऊष्मा आई है पृथ्वी के अंदर जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं उनके द्वारा, और उसके द्वारा जो ऊष्मा उत्पन्न हुई उसके द्वारा इसमें विखंडन प्रारंभ होता है, ये टूटना प्रारंभ होता है। और ये जो पेंजिया का विभंजन है वो कार्बोनिफेरस काल में प्रारंभ होता है। कार्बोनिफेरस काल में विभाजन प्रारंभ होने के बाद में ये दो भागों में बढ़ जाता है। एक होता है लॉरेशिया और दूसरा होता है गोंडवाना लैंड। ठीक है। उत्तरी भाग कहलाता है लॉरेशिया और निचला या दक्षिणी भूखंड जो है वो है आपका गोंडवाना लैंड। इसके बाद में जो लॉरेशिया है और गोंडवाना लैंड है उसमें भी धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। जो वर्तमान में आप भाग देख रहे हो वो इन्हीं गोंडवाना लैंड के या लॉरेशिया के भाग हैं। अब ये देखिए आप, ये पूरा जो स्थलखंड है इसको कहते हैं पेंजिया, और इसके चारों तरफ जो पानी है वो है पेंथालासा। ठीक। पेंजिया का उत्तरी भाग है लॉरेशिया और इसका जो दक्षिणी भाग है वो है आपका गोंडवाना लैंड। ठीक है। इन दोनों में, इनमें जो प्रवाह बल हुए, प्रवाहित हुआ, ये जो जब ये पूरा जो भाग है, ये पूरा भाग आपका ये लॉरेशिया है और ये गोंडवाना लैंड है। ये पूरा भाग आपका कहलाएगा पेंजिया। पेंजिया के दोनों तरफ है पेंथालासा। जब लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड अलग होते हैं तो बीच में एक और सागर बनता है, उसको बोलते हैं टेथिस सी या टेथिस सागर। ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें जो विभंजन हुए और विभिन्न गतियाँ हुई उसके वजह से क्या हुआ कि जो वर्तमान महाद्वीपों का स्वरूप है आपको वो देखने को मिलता है। अब देखते हैं इसमें गतियाँ किस किस प्रकार से हुई हैं। तो आप देखोगे कि जो फोर्सेज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रिफ्टिंग, प्रवाह संबंधी जो बल हैं वो कौन कौन से हैं। सीमा, मैंने कहा आपको, सीमा के ऊपर तैरते हुए पेंजिया का विखंडन। पेंजिया किससे मिलकर बना है? ये बना है आपका सियाल से, सिलिका और एल्यूमिनियम से। और ये किसके ऊपर तैर रहा है? सीमा पे, सिलिका और मैग्नीशियम से जो बना हुआ है। अब ये सियाल जो है सीमा पे तैर रहा है, और ये तैर क्यों रहा है? ये तैर रहा है मुख्य रूप से गुरुत्वाकर्षण शक्तियों की असमानता के कारण। और ये प्रवाह की दिशा दो रूपों में हुई है। ये प्रवाह दो दिशाओं में हुआ है। कौन कौन से दिशाओं में हुआ है? देखिए, पहला है भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह। पहला जो प्रवाह हुआ वो हुआ भूमध्य रेखा की ओर। वेगनर ने बताया कि महाद्वीपों के भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह के लिए पोलर फ्लीइंग फोर्स, गुरुत्व और उत्प्लावन बल उत्तरदायी थे। और ये जो पोलर फ्लीइंग फोर्स है ये आपका पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। आपको पता है कि पृथ्वी जो है वो अपने एक्सिस पर घूर्णन कर रही है, और इसी घूर्णन की वजह से जो पेंजिया जब टूटा तो उसका जो प्रवाह हुआ वो भूमध्य रेखा की ओर हुआ। इसके अलावा गुरुत्व बल और उत्प्लावन बल, ब्यूएंसी फोर्स जो है वो काम करता है, जिसके वजह से जो ये विभंजन हुआ उसमें जो
पेंजिया था, ये आपकी भूमध्य रेखा, तो जो प्रवाह हुआ वो किसकी तरफ हुआ? भूमध्य रेखा की ओर। दूसरा जो बल था उसके कारण हुआ पश्चिम की ओर प्रवाह, पश्चिम की ओर प्रवाह हुआ। पश्चिम की ओर प्रवाह क्यों हुआ? देखो, वेगनर ने कहा कि अमेरिका के पश्चिम की ओर स्थानांतरण का प्रमुख कारण, पश्चिम की ओर प्रवाह होने का कारण क्या था? उसका कारण था ज्वारीय बल, टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स आपका सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से संबंधित है और इसी से आपको महासागरों में ज्वार उत्पन्न होता है। तो ये जो ज्वारीय बल था इसकी वजह से पश्चिम की ओर प्रवाह होता है, और जो महाद्वीप हैं उनका भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह जो होता है वो होता है गुरुत्व बल, उत्प्लावन बल और पोलर फ्लीइंग फोर्स के कारण। और पोलर फ्लीइंग फोर्स जो है वो है आपका किससे संबंधित? ये है आपका पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित। अब वेगनर का मानना था कि करोड़ों वर्षों के दौरान ये दोनों जो बल हैं प्रभावशाली बनकर इन्होंने महाद्वीपों को विस्थापित किया, ड्रिफ्टिंग हुई, महाद्वीपों में ड्रिफ्टिंग हुई। ड्रिफ्टिंग किधर होगी? एक होगी भूमध्य रेखा की ओर और दूसरी होगी पश्चिम की ओर। क्यों होती है ये? क्योंकि विभिन्न बल जो हैं, पोलर फ्लीइंग फोर्स, गुरुत्व बल, उत्प्लावन बल या फिर ज्वारीय बल, ये काम करते हैं। तो इन्होंने ये दर्शाया। ये हमने देखा कि जो आपका कौन कौन से प्रवाह संबंधी बल हैं, वेगनर किस प्रकार से बताते हैं कि कैसे पेंजिया और पेंथालसा थे, तो ये हमने इस क्लास में देखा। अब अगली क्लास में हम ये बात करेंगे इसकी जो सिद्धांत है, वेगनर का जो सिद्धांत है उसकी विवेचना करेंगे। साथ ही उन्होंने कुछ साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं अपने सिद्धांत को लेके कि किस प्रकार से प्लेट टेक्टोनिक्स का वो समर्थन करते हैं। ठीक है, तो उनको देखेंगे। साथ ही उसकी उनके सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं हैं, तो थोड़ी बहुत आलोचनाएं देखेंगे और ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और उसके आगे वाली क्लास में हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्लेट विवर्तन की जो सिद्धांत आया वो आया, और मतलब वेगनर ने किस प्रकार से वेगनर के सिद्धांत के साथ में अनेक और कुछ थ्योरीज हैं, कुछ संकल्पनाएं हैं। ठीक है, उन्होंने किस प्रकार एक नए सिद्धांत के निर्माण में योगदान दिया, तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसका पार्ट 2 हम देखेंगे अगली क्लास में।